नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। फेस्टिव सीजन चल रहा है, घरों की बढ़िया बिक्री जारी है, डेवलपर्स ऑफर दे रहे हैं, लोग घर खरीद रहे हैं और प्रॉपर्टी में निवेश भी कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आप भी प्रॉपर्टी को निवेश के तौर पर देख रहे हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के इस कॉमन जजमेंट पर गौर करना चाहिए जो हाल ही में आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी के मामले पर फैसला सुनाते हुए घर खरीदारों की दो व्याख्या कर दी है। एक है जेन्युइन होम बायर और दूसरा है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि किसे किस अदालत का रुख करना चाहिए। इस फैसले का स्वागत हो रहा है कि चलो एससी ने स्पष्ट कर दिया कि कौन वास्तविक घर खरीदार है और कौन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर है, यानी ऐसा निवेशक है जो सिर्फ फायदे के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करता है, रियल एस्टेट में निवेश करता है। लेकिन इस फैसले से घर खरीदारों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और सवाल उठ रहे हैं। आगे की बात समझें उससे पहले हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि हम सर्वोच्च अदालत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, उनकी मंशा पर किसी तरह की आवाज नहीं उठा रहे हैं, सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, बल्कि फैसले से उपजी चिंता और दुविधा को समझना चाह रहे हैं। चिंता और दुविधा यह है कि क्यों पूरे फैसले में कहीं पर भी बिल्डर की जवाबदेही तय नहीं होती दिख रही है। वो कौन से कारक हैं जो एक इन्वेस्टर को स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर बनाते हैं? क्या अनियमित बिल्डर इस फैसले को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे? स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर के बहाने जेन्युइन होम बायर को परेशान नहीं किया जाएगा? मनमाने एग्रीमेंट में बिल्डर इसे अपने हक में इस्तेमाल नहीं करेंगे? अश्योर्ड रिटर्न, बायबैक समेत भ्रामक ऑफर बिल्डर तो देते ही हैं, तो बिल्डर पर नकेल क्यों नहीं है? क्या प्रॉपर्टी में निवेश करना स्पेकुलेशन है? कब रिटर्न अनरियलिस्टिक हो जाता है और कब नहीं होता है? ऐसी एक नहीं तमाम बातें हैं जिनको लेकर घर खरीदारों में चिंताएं गहरा गई हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के शानदार आदेश की बात है तो हमने बीते दिनों में देखा कि तमाम शानदार आदेश आए हैं। बैंक बिल्डर के गठजोड़ पर काफ़ी सख्ती हुई है, सीबीआई एक्शन मोड में है, तमाम एफआईआर दर्ज हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आदेश आता है जो विरोधाभास पैदा कर देता है। इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। चिंताएं और दुविधाएं बनी हुई हैं, इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि फेस्टिव सीजन में तमाम लोग प्रॉपर्टी के को निवेश के तौर पर देख रहे हैं। कहीं वो दिक्कत में ना आ जाए, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अभय उपाध्याय प्रेसिडेंट है एफपीसीई के और मेंबर है सीएससी रेरा के, और हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो आशुतोष जी और अभय जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, 50 पेज के इस आदेश को सरल भाषा में और शॉर्ट में समझाइए कि इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या नई व्याख्या की है और इससे घर खरीदारों के हित में कैसे स्पष्टता और मजबूती मिल रही है। देखिए, पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि ये केस किस तरीके से बना और ये केस क्या है बेसिकली। अगर मैं बात करूं बिल्डर्स की और होम बायर्स की, तो इसमें फिर अमेंड किया गया क्योंकि होम बायर्स जो थे वो सिर्फ रेरा में या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में या सिविल कोर्ट में जा सकते थे, तो उसको भी इंक्लूड किया गया 2018 में कि ये भी एक तरह से फाइनेंशियल क्रेडिटर है। मान लीजिए कोई किसी को फ्लैट खरीदना है, वो किसी बिल्डर के पास गया और बिल्डर ने बोला कि आपको इतना 20%, 1 करोड़ का फ्लैट है, आपको 20% जो है 20 लाख आपको इतना देना होगा, या जो भी उनका तय होता है। अब उसने जो ये पैसा दिया, ये पैसे को क्या जो है एक तरह से इसको फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जा सकता है कि नहीं आईबीसी के अंदर, ये एक बात थी जिसमें अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि या तो 10% ऑफ द अलॉटीज जिन्होंने बुक किया है बिल्डर के पास, 10% या 100, है ना, जो भी जो संख्या है वो जो है एनसीएलटी में जा सकते हैं और उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है कंसीडर किया जाएगा। और अगर उनका पैसा या पोजीशन उनको नहीं मिल रहा है या उनको पैसा रिफंड नहीं मिल रहा है, तो जो है एनसीएलटी के प्रोसीडिंग्स में इसको रखा जा सकता है। ये अमेंडमेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का अभी जो ऑब्जर्वेशन आया है उसमें बहुत सारे डायरेक्शन है, उस पर मैं बात करूंगा इन ड्यू कोर्स। जो मेन था कि जो अपील था, उस अपील में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था उसको सही ठहराया है। जहां तक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर का सवाल है कि वो एनसीएलटी नहीं जा सकते क्योंकि वो एक्चुअल बायर नहीं है, ऐसा कोर्ट ने माना। और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो लोग हैं, जो जेन्युइन बायर्स हैं, जो एक्चुअल बायर्स हैं, वो उनको राइट्स है, वो जा सकते हैं एनसीएलटी में अगर प्रोजेक्ट हॉल्ट होता है और जो उन्होंने पैसा लगा रखा है, वो पैसा जो स्टेक पे है उसके लिए वो जा सकते हैं। तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे मेनली दिया है। और ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर इस तरह से इन्वेस्टर्स अगर जाएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, और प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स की वजह से अगर हॉल्ट कर जाएगा, तो अल्टीमेटली जो जेन्युइन बायर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है वो सफरर होंगे
क्योंकि यहाँ पे जो कमिटमेंट है जो इन्वेस्टर्स की तरफ वो बहुत हाई है। जैसे उसने अगर 10 रुपए लगाए हैं तो उसको 30 रुपया 40 बिल्कुल रुपए बिल्कुल, यानी बिल्कुल सर, यानी मोटे तौर पर हम समझने की अगर कोशिश करें तो ग्राहक के दो हिस्से सुप्रीम कोर्ट ने दो तरह की व्याख्या कर दी है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स और जेन्युइन होम बायर। अभय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आप घर खरीदारों के एक संगठन के अध्यक्ष हैं, रेरा की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में भी आप जुड़े हुए हैं। आप इस आदेश में कैसी दुविधा और चिंता देख रहे हैं? आपको कहाँ लग रहा है कि ये और बेहतर हो सकता था? देखिए दीपक जी, पहला तो ये कि मैं भी इसके बारे में, इस आदेश के बारे में जो भी बात कर रहा हूं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इंटेंट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मेरे को भी लगता है ये पढ़ करके कि शायद सुप्रीम कोर्ट की नीयत तो यही रही थी कि होम बायर को मदद की जाए और इस सेक्टर में जो मेल प्रैक्टिसेस है खत्म की जाए। लेकिन जाने अनजाने या बिल्डर्स जिस तरह से लोगों को मिसलीड करते हैं, मैं उनके साथ बहुत सारी कमिटी में बैठता हूं और मैं देखता हूं कि बिल्डर हमेशा अपने आप को ही विक्टिम बताता है, और इस जजमेंट को पढ़ के भी आपको ऐसा ही लगेगा। आज आईपीसी में, जैसा कि एडवोकेट साहब ने बताया कि आज आईपीसी में ये अमेंडमेंट लाया गया, इस वजह से लाया गया कि कोई एक होम बायर जा करके, इन्वेस्टर जा करके पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल ना कर पाए, इसलिए आपने कहा कि या तो 100 या 10%। अब आप इमेजिन करिए होम बायर जेन्युइन प्रोजेक्ट्स में जहां पे उसको आईबीसी में जाना होगा, तो वो क्या करेगा? जब वो 10% या 100 ले आएगा, बिल्कुल, जब वो केस फाइल कर देगा, तब वहां पे बिल्डर आके प्रूफ कर देगा कि 100 में से 4 आदमी तो जी स्पेकुलेटिव होम बायर, उनका नंबर कम हो गया, सारा प्रोसीडिंग्स, एडमिशन केस फिर से डिसमिस, फिर आप बाहर जाइए, फिर खोज के लाइए। आप बताइए होम बायर के पास क्या पावर है? कौन सा होम बायर को ये पता है कि मैं स्पेकुलेटर हूं? ये बात अगर इतनी समस्याजनक थी तो आपने एंट्री स्टेज में बैरियर क्यों नहीं लगाया? बिल्कुल ठीक बात, ट्रैप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल अभय जी, आप जो बातें कह रहे हैं उन बातों पर वाकई गौर करने की जरूरत है। आशुतोष जी, मैं सर आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर इस पूरे मामले में कहीं पर भी बिल्डर की जवाबदेही तय नहीं की गई है, जबकि रेरा को सक्षम बनाना, एनसीएलटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जजों की नियुक्ति करना, स्वामी फंड के तहत लास्ट माइल फंडिंग, रियल एस्टेट इंसॉल्वेंसी के लिए अलग अलग गाइडलाइन बनाने की बात कही गई है। बिल्डर को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं, बिल्डर को लेकर क्या आदेश दिए गए हैं? बात सही है, अगर आप आईबीसी के तहत आप मानते हैं कि ठीक है मामला गड़बड़ है, तो रेरा के तहत और दूसरी कोर्ट के तहत वो मामला ठीक कहां से हो जाता है? मतलब जस्ट हमारा, मैं समझाना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट में, ये बिल्डर के अगेंस्ट, बिल्डर के फेवर वो वाला मामला नहीं था। ये मामला ये था कि एनसीएलटी जो है या जो आईबीसी है, उसके अंडर किसके किसके पास राइट है एनसीएलटी में जाने के लिए, उसकी जो है क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट देना चाहता था। अब देखिए क्या होता है कि जब सेक्शन 7 आईबीसी का जब एप्लीकेशन फाइल होता है इंसॉल्वेंसी करने के लिए, किसी कंपनी का जो पैसा जो है नहीं दे पा रही है क्रेडिटर का, तो कौन कौन फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है सेक्शन 5(8)(f) जो है आईबीसी का, उसके अंदर आएगा। तो इन्वेस्टर जो है वो आएगा कि नहीं आएगा, वो कारण था बताना, उसके बारे में क्लैरिटी। और दूसरा ये भी था कि क्या उससे जाने से जो है फायदा होगा अल्टीमेटली होम बायर को, कंट्री को, इकोनॉमी को, इसको भी सुप्रीम कोर्ट को देखना था। तो इसमें अल्टीमेटली जो जेन्युइन जो होम बायर्स हैं, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी का पैसा लगाया हुआ है या लोन लिया हुआ है, या जो है उनके रिटायरमेंट का पैसा है, या उन्होंने कहीं रिलेटिव फ्रेंड से पैसा लेकर के लगाया है, तो उनको पोजीशन नहीं मिलने की वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप प्रोजेक्ट को हॉल्ट, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप एनसीएलटी में जो है आपको हम नहीं मान सकते फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन जो 5(8)(f) है आईबीसी का, तो आप कोई दूसरे फोरम में जाइए जहां से, जैसे अभी मेरे मित्र ने बताया, वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वो सिविल कोर्ट जाएंगे, वो अपना क्लेम करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा इन द सेंस की जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा उसमें। तो कहीं ना कहीं बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट को हॉल्ट नहीं करेगा, वो प्रोजेक्ट को अपने आप चलाएगा और उनका जो क्लेम है इंटैक्ट रहेगा, वो दूसरे फोरम से वो क्लेम कर सकते हैं। देखिए, हर डिसीजन में ऐसा नहीं है कि पूरा ही फायदा हो, कहीं ना कहीं इश्यूज भी हैं। अब इसमें यह भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं पैसा लगाने में वो भी 10 बार अब सोचे कि भाई मैं पैसा लगाऊं, और इस केस में फिर बिल्डर प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेगा अगर उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन डायरेक्शंस दिए हैं कुछ अथॉरिटीज को कि आपका पर्पस ये भी होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट को रिवाइव करें, प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट में आप देखिए फंडिंग किस तरह से लाया जा सकता है। ये बड़ी अहम बात कही आपने आशुतोष जी। समस्या तो यही है कि
जो इन्वेस्टर है वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर कब हो जाएगा, इसके बीच की कोई दीवार नहीं है और ये पूरी तरह से निर्भर करेगा डेवलपर के ऊपर कि कब वो उसको स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर बना दे और कब वो इन्वेस्टर की स्थिति में रहेगा। ये खैर एक चर्चा और लंबी चर्चा का विषय हो सकता है। अभय जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा सर कि क्या जिन मामलों पर कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है उनमें इस फैसले से कोई नई दिशा या दुविधा बनेगी, और क्या रियल एस्टेट में एक देश एक कानून, यूनिफाइड मॉडल एग्रीमेंट इस समस्या का हल निकाल सकते हैं? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि ये समस्या बहुत पहले से है। मेरे को याद है जब हम लोग 2012-13 या 14 में एनसीडीआरसी में थे, तब भी ये आ रही थी समस्या कि क्या आप इन्वेस्टर हैं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर हैं, जेन्युइन होम बायर हैं। ये प्रॉब्लम कंज्यूमर में भी थी और अब अभी तक रेरा में ये सुनने में नहीं आया था। आईबीसी में पायोनियर अर्बन वाले केस में भी और इसमें आईबीसी में आया, लेकिन जिस तरह से इस जजमेंट को वाइड बना दिया गया, रेरा को जोड़ दिया गया, रेरा अथॉरिटीज के बारे में इंस्ट्रक्शन दे दिया गया और लॉटिगेज, तो ये अब डेफिनेशन चाहे किसी इस लैंड, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो कानून बन जाता है और ये कानून अब कहीं भी रियल एस्टेट, और चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के पूरा डिस्कशन है जजमेंट में, तो अब कहीं भी ये चल रहा होगा। और जो भी होम बायर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि किसी की बात कोई भी इन्वेस्टर न सुने, इस जजमेंट को पढ़े। अगर आपके पास मल्टीपल यूनिट है, बिकॉज इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप कहां पे फंसेंगे। और साइटेशन पूरा जजमेंट का नहीं किया जाता, मेरे मित्र जरूर एडवोकेट में बताएंगे। साइटेशन में बता देते हैं कि पैराग्राफ नंबर ये, पेज नंबर ये ऑफ द जजमेंट, और वो पढ़ के सुना देंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज। अब हो गया आपका खत्म, आप उस यूनिट में नंबर ऑफ यूनिट। फिर इसमें ये भी है मल्टीपल यूनिट्स, ये देखिए इसमें मैं आपको पढ़ा के सुना रहा हूँ। 18.4.5 पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ मल्टीपल यूनिट्स स्पेशली इन डबल डिजिट। अब स्पेशली है तो वो फिक्स नहीं किया गया, कभी अगर 10 डिजिट और अबव होगा तभी होगा। तो आप कहां पे फंसेंगे मालूम नहीं है। तो इस वजह से होम बायर तो फंसेगा ही फंसेगा। जो इन्वेस्टर आ रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है मेरे को पता नहीं है। मेरे हिसाब से तो सेक्टर को, हम लोग को पैसे की जरूरत है। अगर हम 6% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन रियल सेक्टर का देख रहे हैं और इसको 12% तक भी ले जाना चाहते हैं, तो सारे तरह के वाइट मनी, अच्छे पैसे मेरे को इसमें चाहिए थे। तो इस तरह का जजमेंट मान करके आप बिल्डर को एक ऐसा चीज दे दिए कि ये पूरा स्ट्रेंगुलेशन हो गया। और आप देखिएगा कि इसका आगे चल करके क्या असर होने वाला है। ऐसे ही होमबायर की गले घुटे जा रहे थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा था। ये जजमेंट आपको बेसिकली ये मैसेज दे रहा है कि साहब आप पैसे मत मांगिए, आप पोजीशन मांगिए और पोजीशन के लिए वो एक्सटेंशन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। जब आपका जीवन खत्म हो जाएगा तो आपके बच्चे उसके लिए पोजीशन मांगेंगे, लेकिन आप पैसे टाइमली मत मांग दीजिएगा, क्योंकि उस समय पैसा शायद हो बिल्डर आपको दे भी दे, तो इसलिए आप पैसे मत मांगे। आप खाली पोजीशन के लिए उनसे लड़ाई लड़िए, वो चाहे 10 साल लगे चाहे 15 साल लगे। इस जजमेंट का मतलब यही निकल के आ रहा है, क्योंकि रिफंड ऑलमोस्ट जजमेंट ने कैप लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी बड़ी अहम बात आपने कही, क्योंकि अब समय हमारे पास कम होता है, लेकिन फिर भी जरूर ये एक चिंता का विषय है, एक दुविधा का विषय है। हम फिर बार बार कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के मंशा पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उससे उपजी जो दुविधा है, उससे उपजी जो चिंता है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ कानून के जानकार एडवोकेट आशुतोष जी भी हैं और होम बायर जिन्होंने चिंता जाहिर की है उसके संस्था के प्रेसिडेंट अभय उपाध्याय जी भी हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही है समझने की कि आखिर ये जो नया आदेश है उसका दुरुपयोग कितना किया जा सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री डेवलपर या दुरुपयोग करने का प्रयास करे तो क्या उसमें कोई जगह बचती है। तो जाहिर तौर पर ये जो चिंताएं निकल कर आ रही हैं कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर की जब बात आप कहते हैं तो नॉर्मल इन्वेस्टर और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर के बीच का अंतर क्या है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। निवेशक बड़ी मात्रा में रियल एस्टेट में निवेशक होते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभय जी ने जैसे कही कि रियल एस्टेट अभी 6-7% जीडीपी का हिस्सा है और आने वाले समय में 12 से 15% की उम्मीद की जा रही कि होगा। तो सिर्फ होम बायर के भरोसे नहीं होगा, इसमें एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। उसको डेवलपर और होम बायर दोनों वेलकम करते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी टर्म आ जाएगी जिसकी वजह से समस्याएं होने लगें तो जाहिर तौर पर इसको एक बार शायद गौर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपील है कि अगर इस पर दोबारा से विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभय जी और बहुत शुक्रिया करेंगे आपका आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस फैसले पर अपनी राय देने के लिए। तो यहां पर वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुंबई में लगातार सेल बढ़ती हुई दिख रही है, फेस्टिव सीजन में बिक्री हो रही है और इस बार नवरात्रि में मुंबई में कितने घर बिके हैं उसको भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब हम बात करते हैं मुंबई में घरों की बिक्री की। तो भारतीय रियल एस्टेट में और क्या कुछ चल रहा है, इसको समझने की हमने कोशिश की। जीएसटी कम होने के बाद उसका इंपैक्ट रियल एस्टेट पर कैसा पड़ रहा है, होम बायर्स को उसका कितना फायदा मिल रहा है, और टैरिफ टेंशन के बीच में रियल एस्टेट कैसे रिएक्ट कर रहा है, इन सारी चीजों को मैंने समझने की कोशिश की रियल एस्टेट डेवलपर डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी से। आप भी सुनिए मेरे साथ उनकी ये पूरी बातचीत। अभी रिसेंटली हमने जीएसटी में देखा कि काफ़ी अच्छी कटौती हुई देखने को मिली है, आम लोगों को फ़ायदा दिया गया है। रियल एस्टेट में माना जा रहा था कि 3 से 5% के आसपास उसमें थोड़ा असर पड़ेगा। होम बायर्स को कितना पास ऑन करेगी इंडस्ट्री, आपके अनुमान से कितना कमी आएगी लागत में और उसका कितना फ़ायदा लोगों तक पहुँचेगा? हमारे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा तो हुआ है, जैसे आपने कहा 3 to 5%, लेकिन 3 to 5% ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ इमीडिएटली फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बड़ी पैमाने में अफोर्डेबल हाउसिंग में आती। जो हाई लेवल हाउसिंग है उसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि फ़र्क 0.5% ही हो रहा है बना हाई कॉस्ट हाउसिंग में, जो मुंबई में हम बनाते हैं। तो वहाँ इतना अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो अगले 18 महीने में 20% कम हो गया था, शायद इसको और बढ़ोतरी दे दे। और इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गया 1%, और भी मैं समझता हूँ कि शायद अभी ये महीने में, अगले महीने में इसका और भी कम होगा। तो ये दोनों पर ज़्यादा निर्भर होगा अफोर्डेबल हाउसिंग के कैसे कम भाव होंगे। ये जो ग्लोबल इवेंट्स हम देख रहे हैं सर, कि युद्ध रूस यूक्रेन का लंबे समय से चल रहा है, गाज़ा और इजराइल में भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इस बीच में यूएस का इंडिया को लेकर जिस तरह से रिएक्शन देखने को मिला है, अभी कल लुटनिक ने भी कहा है कि भारत और ब्राज़ील जैसे देशों को हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो इस तरह की बयानबाजी को लेकर, टैरिफ को लेकर, और अभी फार्मा पर भी टैरिफ बढ़ गया है, तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे कैसा पड़ता देख रहे हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि 2.5 दिन में आपका पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। तो कौन लोग हैं वो जो घर ले रहे हैं, एनआरआईज़ का उसमें कितना पोर्शन है, और ओवरऑल ये जो सिनेरियो मैं पूरा बता रहा हूँ उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे कैसा पड़ रहा है? एक बात तो नक्की है कि ये सब जो परिवर्तन आया है इंडिया और अमेरिका के बीच में, और जो इतने जंग चल रहे हैं, उसमें मेरे विचार में जो प्रधानमंत्री मोदी जी सोच विचार कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हम करें, और ये दृष्टिकोण से 2030 में और 2047 में एक अलग रूप होगा हिंदुस्तान का, वो शायद स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि अब हमें हमारे ऊपर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि औरों से इतना भरोसा नहीं रख सकेंगे जैसे हम पहले करते थे। तो जितना भी सेल हम कर रहे हैं, फार्मा का हो, स्टील का हो, कोई भी आइटम्स के जो अमेरिका कर रहे हैं, ज़रूर उनको तकलीफ़ होगी शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में हम यूरोपियन यूनियन से कर सकते हैं, मिडल ईस्ट कर सकते हैं, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद हम कोई एक कंट्री के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात रही है। तो मेरे अंदाज से शॉर्ट टर्म पेन, तकलीफ होगी, लॉन्ग टर्म हमारा आत्मनिर्भरता पर हम ज़्यादा जोर दे के हम बनाएंगे। देखो ना चीन कैसे किया है, पूरे विश्व उनके विरुद्ध था, फिर भी वो एआई में कितने किए, मैन्युफैक्चरिंग में किए, इंडस्ट्री में किए, अलग अलग किए। हमारा देश भी प्रगति उसी हिसाब से करेंगे जो चीन ने किया। अभी हमारा एक समय आ गया है कि जो हम करेंगे, और मैं समझता कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने शेयर किया था, ये मेरा अंतिम सवाल होगा, कि अब टॉप एचएनआईज़ जो हैं वो लंदन जैसे शहरों को छोड़कर यूएई में या दूसरे शहरों को चुन रहे हैं। क्या रीज़न है, और क्या ये संख्या कितनी बड़ी है? इंडिया इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी कहाँ देखता है? मैं समझता हूँ कि वो फैक्ट भी मैं चाहूँगा। यूके के जो टैक्स पॉलिसीज़ में परिवर्तन आया, जो लोग विश्व के इनकम हैं या इनहेरिटेंस टैक्स है उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने बढ़ा दिया। तो जो हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ हैं, जैसे एलन मित्तल साहब हैं, वो अभी शिफ्ट हो गए लंदन से, 40-45 साल से वो लंदन में हैं, वो अभी दुबई शिफ्ट हो गए। दूसरे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग शहरों में चले गए।
ये तो एक बात रही और ये कंटिन्यू रहेगा। जितने भी पॉलिसीज़ विश्व में वेस्टर्न कंट्रीज़ में परिवर्तन आ रहा है तो ईस्टर्न कंट्रीज़ को ये ज़्यादा फ़ायदा दे रही है और मिडल ईस्ट को भी। लेकिन जो अमेरिका में फ़र्क आएगा ना वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ हमारे इंडियंस जो वहाँ जाके रहते थे उनको अभी जो AI के कारण और जो ट्रम्प के कारण अभी उनको वीज़ा नहीं मिलेंगे, H1IB की जो है परवानगी नहीं मिलेगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान देश में, भारत में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रही है और आज की तारीख में देखा जाए तो काफ़ी लोग यहाँ रुचि कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें, घर खरीदें और रिटर्न इंडिया में से मिले। तो ये अच्छी बात है, इनडायरेक्ट बेनिफिट है और मैं समझता हूँ और भी बेनिफिट कंटिन्यू करेंगे। जैसे ट्रम्प ऐसे ज़्यादा करते जाएंगे, ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में करेंगे, तो ये एक साइड बेनिफिट है। लेकिन अच्छी बात नहीं है कोई भी देश के साथ हमारा ये भेदभाव हो, वो नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकली हमें इसको कैसे संभाला जाए वो तो देश करेगा ही, लेकिन हम इज़्ज़त के हिसाब से हम सेटल करेंगे। हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।